जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे से होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। और कहीं ना कहीं प्यारे बच्चे आप अपने इंग्लिश क्लास का भी इंतजार कर रहे थे। यहाँ मेरे प्यारे बच्चों आपका इंतजार खत्म होता है। हम दीपक शर्मा एक बार तहे दिल से सारे प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म पे, टारगेट बोर्ड पे। तो प्यारे बच्चे, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का जो क्लास होने वाला है बच्चे, आज के इस क्लास में हम लोग एक स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं। बच्चे, ये जो कहानी है जिसका नाम है गिल्लू, और ये बच्चे आपके पनोरमा पार्ट 2 चैप्टर से लिया गया, प्रोज सेक्शन से, स्टोरी वाले चैप्टर से। चैप्टर नंबर बच्चे 3 है। ये कौन सा चैप्टर? नंबर 3, गिल्लू। और गिल्लू बच्चे जो कि एक छोटी सी गिलहरी की कहानी है। ओके, और बच्चे कहानी बहुत ही सिंपल है, एकदम लेंथी कहानी, एकदम कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बिल्कुल आपको आसान भाषा में समझाएंगे और आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि बच्चे जो स्टोरी होते हैं वो जल्दी समझ में आ जाते हैं, है ना। उसमें ज्यादा अगर फोकस ना भी हो ना तो भी कहानी समझ में आ जाती है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो कहानी के साथ साथ हमें एग्जाम भी तो देना है ना। तो हमें हर कहानी को एकदम अच्छे से समझना पड़ेगा और उसके ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस को बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा। लास्ट डे सैटरडे को जिन बच्चों ने बढ़िया तरीके से टेस्ट दिया था, हम चाहते हैं कि आपका हर वीक में टेस्ट आपका बढ़िया से जाए। ओके, चलिए बच्चे, तो एक प्यारा सा गुड मॉर्निंग आप सभी को। जल्दी से बच्चे आप लोग क्लास में आ जाइए और फिर हम क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए तो बच्चे पढ़ते हैं। बहुत अच्छी सी स्टोरी है, बहुत ही सिंपल स्टोरी है और बहुत ही इमोशनल कर देने वाली स्टोरी है आज की। का नाम है गिल्लू। ओके, चलिए तो बच्चे कहानी को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम राइटर के डिटेल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। ओके, इस चैप्टर के मतलब प्रोज चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है गिल्लू, और जिस राइटर का नाम है, जिन्होंने लिखा है इस चैप्टर को, जो कंपोजर है वो कौन है, तो वो महादेवी वर्मा जी हैं। कौन है? महादेवी वर्मा जी। तो गिल्लू चैप्टर के राइटर कौन है? महादेवी वर्मा, ठीक है। राइटर डिटेल्स बच्चे, इनके बारे में कुछ पर्सनल डिटेल्स हैं। जिनका जन्म 1907 में हुआ था, 1907 में, और डेथ इनकी हुई है 1987 में। अगर आप यहाँ से क्वेश्चन कर दिया कि राइटर का जन्मदिन, राइटर का डेट ऑफ डेथ क्या है, उनका मृत्यु का दिन क्या है, तो जितना बच्चे हो सकता है आपसे अगर याद हो तो पॉसिबल, अगर नहीं याद हो पाए तो दिक्कत नहीं, और भी क्वेश्चन होते हैं डील करने के लिए एग्जाम में, आप उससे डील कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो बच्चे यहाँ देखिए, लिखा हुआ है शी वॉज अ लीडिंग पोएटेस ऑफ द छायावादी स्कूल पोएट्री इन हिंदी। कहने का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले महादेवी वर्मा जी जो है ना, ये हिंदी राइटर हैं। कैसी राइटर हैं ये हिंदी भाषा की राइटर हैं। ओके, हिंदी भाषा की राइटर हैं। और शी वॉज अ लीडिंग पोएटेस मतलब बहुत ही फेमस। लीडिंग बोलने का मतलब जाने माने, फेमस। पोएटेस का मतलब हो गया कवित्री हैं। जैसे कवि होते हैं वैसे, है ना, स्त्री में क्या होता है, कवित्री हो जाती हैं। तो ये एक बहुत ही फेमस कवित्री रह चुकी हैं। कहाँ की? तो ऑफ द छायावादी स्कूल पोएट्री इन हिंदी। मतलब छायावादी मतलब क्या हो गया, इंग्लिश में इसको कहते हैं रोमांटिक पोएट कहते हैं। क्या बोलते हैं? रोमांटिक पोएट कहते हैं, जिनको हिंदी में कह सकते हैं छायावादी, ठीक है। शी वॉज ऑल्सो अ वेल नॉन स्टोरी राइटर, मतलब ये एक जानी मानी, अ वेल नॉन मतलब लीडिंग, ओके, मतलब क्या, फेमस। तो ये एक फेमस स्टोरी राइटर है, मतलब बहुत सारी कहानियां इनकी पढ़ने को आपको मिल सकती है। अगर आप गूगल कर लोगे कि महादेवी वर्मा जी ने ऐसी कौन कौन सी कहानियां लिखी है, लगभग इनकी जो बच्चे कहानी होती है ना, उनमें इन्होंने जिन जानवरों को पालतू बनाया था उनके बारे में कहानी होती है। जैसे कि इनकी कहानी एक सोना है, गाय के बारे में कहानी है, हिरन के बारे में भी कहानी है, और आज का जो चैप्टर है वो एक छोटी सी नन्ही सी गिलहरी के बारे में है। तो इनको जानवरों से बड़ा प्रेम है और अपनी कहानी में जानवरों के बारे में, जहां पर इन्होंने पालतू बनाया है जानवरों को, उनके बारे में पढ़ना होता है। ओके, यहाँ देखिए बच्चे, तो शी वॉज ऑल्सो अ वेल नोन स्टोरी राइटर एंड एडिटर, और साथ ही साथ क्या है, ये कहानियों को क्या है, ये एडिट भी करती है, मतलब ये संपादक भी है। कहानीकार तो है, मतलब कहानी के लेखक तो हैं, साथ में ये एडिटर भी हैं ऑफ द फेमस हिंदी वीकली चांद। मतलब एक बहुत ही फेमस मतलब प्रसिद्ध हिंदी भाषा में एक वीकली, एक चांद नाम की, है ना, पत्रिका निकलती है, उसको ये एडिट करने का काम करते थे। एडिट करने का मतलब होता है चीजों को सही रूप रंग दे करके किसी के सामने पेश करना। ओके बच्चे, बहुत ही जल्द आपका ग्रामर का भी क्लास लिया जाएगा बीच में भी। आज का बच्चे जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना, तब फिर आपका ग्रामर का क्लास स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि देखिए, पोएट्री सेक्शन में आपने आपका 3 चैप्टर कंप्लीट किया था, और प्रोज सेक्शन में आज आपका 3 चैप्टर मतलब कंप्लीट होने वाला है ना। तो 6 चैप्टर इधर का हो जाएगा, फिर हम ग्रामर का एक चैप्टर आपका स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। तो यहां से हमें जो जानकारी मिलनी थी हमें मिल गई है। आगे कहते हैं सम ऑफ हर इंपॉर्टेंट वर्क्स। यहाँ वर्क्स का मतलब बोला गया है रचनाएं। क्या है? रचनाएं। मतलब इनकी जो लिखी हुई रचनाएं हैं उनमें कुछ रचनाएं ऐसी हैं जिनका नाम आपके सामने दिया गया, जैसे कि दीपशिखा, यमा, निहार, श्रृंखला की कड़ियां और मेरा परिवार। अब आपके बुक में अगर इतना ही नाम दिया गया है तो अगर क्वेश्चन करना होगा एग्जाम में ना, तो यही से क्वेश्चन बच्चे कर दिया जाएगा, कुछ अलग से क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। ओके चलिए तो बच्चे याद रखिएगा, दीपशिखा, यमा, निहार, श्रृंखला की कड़ियां और मेरा परिवार, ये सब इनकी रचनाएं हैं जो कि फेमस हैं। आगे कहते हैं अचीवमेंट्स। अचीवमेंट्स का मतलब क्या है ना, उपलब्धियां। इनको इनके लाइफ में कौन कौन से अवार्ड मिले, है ना, क्या क्या मिले, इसको बोलते हैं उपलब्धियां, मतलब अचीवमेंट्स। इन्होंने क्या क्या अचीव कर रखा है। ओके, तो शी वॉज
द रिसिपिएंट ऑफ मंगला प्रसाद प्राइज, मतलब कहने का इनको मंगला प्रसाद प्राइज अवार्ड मिला है। शी वॉज द रिसिपिएंट ऑफ मंगला प्रसाद प्राइज, ये मंगला प्रसाद प्राइज के प्राप्तकर्ता हैं। भारत भारती अवार्ड है, और दूसरा अवार्ड कौन सा मिला? भारत भारती अवार्ड, मतलब एक तो मंगला प्रसाद प्राइज हो गया बच्चे, और दूसरा भारत भारती अवार्ड है, और तीसरा आपका बच्चे ये पढ़िएगा याद से, इसे बच्चे है ज्ञानपीठ अवार्ड है। क्या है ये? ज्ञानपीठ अवार्ड। अलोंग विद पद्म भूषण, साथ ही साथ, अलोंग विद बोलने का मतलब साथ ही साथ इनको पद्म भूषण अवार्ड भी मिला है। तो एक हो गया मंगला प्रसाद प्राइज, सेकंड भारत भारती अवार्ड, तीसरा ज्ञानपीठ और चौथा पद्म भूषण। ओके, शी वॉज इलेक्टेड फेलो ऑफ द साहित्य अकेडमी, इनको साहित्य अकेडमी के लिए भी चुना गया था, साहित्य अकेडमी के लिए भी चुना गया था। ठीक है, जनवरी नाइट कब होगा बच्चे? जनवरी नाइट आपकी जो कहानी है ना, वो पतली वाली बुक में कहानी है, वो उसको कहते हैं हम लोग इंग्लिश रीडर नाम की जो पतली सी किताब है ना, उसकी वो स्टोरी है, उसे भी स्टार्ट किया जाएगा बच्चे, लेकिन अभी बीच में ग्रामर का चैप्टर आएगा उसके बाद। ठीक है, बिल्कुल बच्चे, इंग्लिश रीडर चालू होगा, बिल्कुल चालू होगा, वहां से भी क्वेश्चन आते हैं ना। चलिए तो बच्चे अब यहाँ से हर पैराग्राफ बच्चे आपको उसका हिंदी वर्जन के साथ में दिया रहेगा। ठीक है, कहानी बच्चे आपको हम जो पढ़ाएंगे उस कहानी का जितना भी पैराग्राफ रहेगा उन सब का पैराग्राफ बाय पैराग्राफ आपको हिंदी वर्जन के साथ दिया रहेगा। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए बच्चे, कहानी शुरू करने से पहले कहते हैं कुछ डिस्कशन है। कहते हैं डू यू लाइक स्टोरीज, क्या आपको कहानियां पसंद हैं? आपसे पूछा जा रहा है डू यू लाइक स्टोरीज, क्या आपको कहानियां पसंद है? वाई डू यू लाइक स्टोरीज, आपको कहानियां क्यों पसंद है? अगर कहानियां पसंद है तो टेल मी एनी स्टोरी, कोई ऐसी कहानी बताइए, है ना, ऑन लव बिटवीन मैन एंड एनिमल, जो कि इंसान और जानवर के बीच पर, है ना, इंसान और जानवर के बीच के प्यार की वो कहानी हो। तो आज की जो कहानी है ना, आज का चैप्टर हमारा क्या है? एक स्टोरी है, कहानी है, और कहानी किस पर बेस्ड है? तो इंसान और जानवर के बीच में जो लगाव होता है, एक जो प्यार हो जाता है ना, उस प्यार को आज के इस चैप्टर में पढ़ने के लिए दिया गया। चलिए तो बच्चे कहानी को शुरू किया जाए। आप सारे बच्चे एकदम बढ़िया तरीके से बैठ जाइए, एकदम पीठ को सीधा करके बैठिए ताकि कहानी को अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए हाँ ठीक है ना। चलिए अब हम यहाँ से बच्चे स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चे, यहाँ से पैराग्राफ शुरू होता है। अब कहानी को हम अपने स्टाइल में समझाते हैं और साथ में उसका हिंदी वर्जन भी दिया रहेगा ताकि बाद में आपको रिवीजन करने में प्रॉब्लम्स ना हो। ठीक है, चलिए, लेकिन बच्चे आपका ध्यान कहानी पर सबसे पहले होना चाहिए। ओके, कहते हैं बच्चे यहाँ देखिए कहानी शुरुआत होती है। महादेवी वर्मा जी अपने जीवन की एक कहानी सुना रहे हैं। जो राइटर है ना महादेवी वर्मा जी, ये अपने जीवन में उस घटना को सुना रही हैं। एक सुबह सुबह की बात है, देखिए क्या कहते हैं। अनएक्सपेक्टेडली, अचानक से एक दिन, अचानक से एक सुबह की बात है। व्हेन आई एंटर्ड द वेरांडा, जब मैं अपने घर के बरामदे में गई, फ्रॉम द रूम, कमरे से बाहर, आई सा, मैंने देखा, मैंने क्या देखा? मैंने दो कौवों को देखा। क्या करते हुए? तो खेलते हुए। कैसे? तो अपने चोंच को मारते हुए। मतलब खेल में कौन सा खेल खेल रहे थे? तो अपने चोंच को ऐसे ऐसे करके मार रहे थे। दो कौवे, ठीक है ना, ये देख रहे हैं, दो कौवों को मैंने एक दिन देखा सुबह में, जो अपने बीक्स को, जो अपने चोंच को बार बार कहां मार रहे थे? तो एट द फ्लावर पॉट्स, मतलब जो गमला था ना, फ्लावर और पॉट, पॉट का मतलब क्या हो गया? बर्तन, फ्लावर का मतलब फूल, तो फूल वाला बर्तन को क्या कहेंगे? फ्लावर पॉट कहेंगे, मतलब गमला कहेंगे। तो मैंने गमले में दो कौवों को चोंच मारते हुए खेलते हुए देखा। ऐसा लग रहा था मानो, ऐसा लग रहा था मानो इंगेज्ड इन द गेम ऑफ हाइड एंड सीक, ऐसा लग रहा हो ना कि दोनों लुका छिपी का खेल खेल रहे हो। ये बच्चे इस पैराग्राफ का हिंदी मतलब हुआ। कहना क्या चाहते हैं कहानी में? महादेवी वर्मा जी कहती हैं हम लोगों को सुनाते हुए कहानी कि अचानक से एक दिन सुबह सुबह की घटना है ये, जो उम्मीद नहीं था वैसी घटना थी कि मैं सुबह में अपने कमरे से बाहर गई तो मैंने देखा, मैं कमरे से बाहर बरामदे में गई, बरामदा में गई, मैंने क्या देखा कि दो कौवे गमले के ऊपर बार बार अपना चोंच मारे जा रहे हैं, अपने चोंच को मारे जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है ना कि दोनों ना एक दूसरे के साथ हाइड एंड सीक खेल रहे हैं, मतलब लुका छिपी का खेल खेल रहे हैं, कभी इधर से मार रहे हैं, कभी इधर से मार रहे हैं, इस तरीके से। ठीक है, चलिए तो बच्चे यहाँ देखिए, जो भी बच्चे इंपॉर्टेंट वर्ड रहेगा इसका यहाँ पर हिंदी वर्जन दे दिया गया है। ओके, आगे देखिए बच्चे बात करते हैं, ये इसका हिंदी वर्जन हो गया। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो सडनली, अचानक से, माय असिडुअस क्रिटिक ऑफ दिस मिथिकल टेल ऑफ द क्रो वाज इंटरसेप्टेड बाय माय गेज दैट फेल ऑन दिस टाइनी बीइंग लाइंग हिडन इन द गैप एट द जंक्शन ऑफ द पॉट विद द वॉल। बच्चे यहां से लेकर के यहां तक कहानी को समझते हैं, पहले यहां से लेकर के यहां तक। तो अचानक से मेरे दिमाग में ख्याल आया, एक पुराना ख्याल याद आ गया कि कौवों को लेकर के जो मेरे मन में एक था कि कहानी में कि जब कौवे अगर कहीं पर चोंच मार रहे होते हैं तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ वहां पर ऐसा रखा हुआ है, तभी कौवे कहीं पर अपना चोंच मार सकते हैं। अदरवाइज कौवा बहुत ही चालाक जानवर, चालाक प्राणी होता है, वो हर जगह ऐसे अपनी चोंच को वो नहीं मार सकता है। तो अचानक से मेरे मन में ये भी ख्याल आया, मेरे दिमाग में भी एक मिथिकल टेल आया, मतलब कोई पुरानी कथाएं मेरे दिमाग में चलने लगी कौवों को लेकर के। फिर अचानक से मेरी जो नजर थी उस कौवे पर टिकी, मुझे लगा कि पक्का कौवे जो है ना किसी चीज पर अटैक कर रहे हैं। तो जब मैंने गौर से देखा तो मैंने क्या
क्या देखा कि वो टाइनी सा, कोई टाइनी बीइंग, टाइनी बीइंग बोलने का मतलब टाइनी मतलब बहुत छोटा सा एक प्राणी है, बीइंग मतलब प्राणी। मुझे लगा ही था कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है। तो मैंने जब उसको देखा गौर से, मैंने क्या देखा कि मेरी नजर क्या पड़ी कि कोई एक छोटा सा प्राणी है वो गिर गया है उस गमले में, ठीक है, लाइंग हिडन इन द गैप एट द जंक्शन ऑफ द पॉट, जो कि गमले के बीच में गिरा हुआ है। और कौवे ने क्या किया है, तो जब मैं उसके पास और गई, मूविंग क्लोजर, मैं उसके पास जब गई गमले के पास में, तो मैंने देखा आई सॉ दैट इट वाज अ टाइनी बेबी स्क्वेरल। तो मैंने क्या देखा, एक नन्हा सा मुन्ना सा स्क्वेरल, मतलब गिलहरी का बच्चा, एकदम छोटा सा, मतलब अभी जन्म ही लिया था और गलती से पेड़ से नीचे गिर गया होगा, गमले में आके अटक गया था वो। ओके, और गमले के बीच में वो दीवार जो गैपिंग होता है, जो दरार टाइप का, उसमें घुसा हुआ था। और कौवे को सही से ना वो उठा के लेकर भागने में नहीं बन रहा था, तो कौवा बार बार दोनों उसके ऊपर चोंच मारे जा रहा था। तो मैंने वही लगा कि भाई अचानक से दो कौवे कहीं पर चोंच कैसे मार सकते हैं, ठीक है। तो दैट मस्ट हैव एक्सीडेंटली फॉलन डाउन फ्रॉम अ नेस्ट, वो पक्का है, मुझे देख के लग गया अंदाजा कि पक्का कोई घोंसले से वो नीचे गिर गया है। एंड वाज नाउ बीइंग कंसीडर्ड बाय द क्रोज टू बी एन इजी प्रे, मतलब और अब वो क्या बन गया, उन दोनों कौवों का शिकार बन गया। क्या बन गया है? प्रे बन गया है, शिकार बन गया है। हैविंग सस्टेन्ड 2 वुंड्स, और कौवों ने उसके बदन पर 2 जख्म लगा दिए थे। कितने? 2 जख्म लगा दिए थे। तो हैविंग सस्टेन्ड 2 वुंड्स, 2 जख्म खाने के बाद, ड्यू टू द असॉल्ट बाय द पेयर ऑफ क्रॉस, उन्हीं दोनों कौवों के द्वारा दिए गए 2 जख्म खाने के बाद, है ना, was enough for this tiny being and he was now motionless clinging to the pot। अब 2 जख्म खाने के बाद वो छोटा सा नन्हा सा गिलहरी का बच्चा एकदम मोशनलेस हो गया था, मतलब एकदम उसके बॉडी में कोई हरकत नहीं हो रहा था, मतलब मानो कि अधमरा हो गया हो पूरा, एकदम समझ गए ना, अधमरा हो गया हो। और क्लिंगिंग टू द पॉट, और उस गमले में वो क्या कर रहा हो, उस गमले को जोर से पकड़ के, है ना, वहीं पर वो चिपका हुआ है। क्या हुआ है वो? वहीं पर उस गमले में चिपका हुआ है वो, क्योंकि अधमरा हो गया है वो, ठीक है। तो अभी तक बच्चे इस कहानी से यहां तक पता चला कि 2 कौवे एक गमले पर बार बार चोंच मार रहे थे, है ना, तो इनको लगा कि भैया कुछ कर रहे होंगे, लेकिन फिर इनको याद है कि नहीं, कौवे यूं ही कहीं पर अपना चोंच नहीं मारते हैं, समझ गए ना, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है। तो जब देखा तो एक नन्हा सा प्राणी था, इसका कौन था वो? तो वो स्क्वेरल का बच्चा था, मतलब गिलहरी का वो बच्चा था, जिसके बदन पे 2 जख्म कौवों ने चोंच से मार मार के लगा दिया था, ठीक है। आगे कहते हैं कि अब इस बात को हर कोई देखा, है ना, तो और हर किसी ने क्या बोला? एवरीवन, जो मेरे आस पड़ोस में जो लोग थे ना, वो भी देखने चले आए थे। तो एवरीवन रिमार्क दैट, हर किसी ने एक बात कही कि दैट एज ही वुड नॉट सर्वाइव, क्या कि अब जो है ना वो गिलहरी का बच्चा नहीं जी पाएगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा, आफ्टर हैविंग बीन सो असॉल्टेड। असॉल्ट का मतलब क्या होता है? किसी को तकलीफ देना। तो कौवों ने उसको इतना जख्म, 2 जख्म दे दिया था, इतना बड़ा जख्म दे दिया था कि लोगों ने कहा कि अब वो नहीं जी पाएगा, है ना, he be left alone, और उसको लोगों ने अकेला छोड़ दिया था। बट माई माइंड रिफ्यूज, लेकिन मेरा मन मानने से इनकार कर दिया इस बात को। बट माई माइंड रिफ्यूज टू एक्सीड टू देयर व्यूज, मेरा मन उनके विचार को मानने का मन ही नहीं कर रहा था। एंड देयरफॉर, और इसीलिए मैंने बड़े ही प्यार से जेंटली उसको उठाया, किसको? उसको ऊपर उठाया, गमले से बाहर निकाला, एंड ब्राउट हिम, और मैं उसको लेकर के आ गई, कहां? अपने रूम में। मेरा मन इस बात को मानने से इनकार कर दिया कि लोगों ने जब कहा ना कि अब ये नहीं जी पाएगा, इतना बड़ा जख्म लेके कैसे जी पाएगा, तो मेरा मन माना नहीं, मैंने उसको प्यार से उठा लिया, मैंने उसको प्यार से उठाया और अपने कमरे में ले आई। एंड आफ्टर वाइपिंग द ब्लड, और उसके खून को, उसके जख्म को साफ करने के बाद, वाइप करने के बाद, है ना, फ्रॉम हिज वुंड्स, मैंने उसके जख्म से पहले खून को साफ किया, पोछा, विद अ कॉटन वूल, कैसे? तो कॉटन के रुई, यहां पर बच्चे रुई से, अप्लाइड पेंसिलिन ऑइंटमेंट, और उसके जख्म पर मैंने लगा दिया, मैंने क्या लगा दिया? पेंसिलिन नाम की दवा मैंने उसके ऊपर लगा दी, ताकि उसका जख्म जल्दी से भर जाए और उसको तकलीफ कम हो थोड़ा सा, ठीक है। चलिए, तो अच्छा यहां से बात पता चली कि महादेव वर्मा जी को रहा नहीं गया, इनके अंदर मोह माया ममता बहुत ज्यादा था, जानवरों के प्रति शुरू से रही है ये। और छोटे से बच्चे, गिलहरी के बच्चे को ये, है ना, अपने कमरे में ले आए, उसके ब्लड को साफ किया कॉटन वूल से, और फिर साफ करने के बाद उसके ऊपर पेंसिलिन नाम की दवा इन्होंने लगा दी, ठीक है। चलिए, तो बच्चे आगे बढ़ते हैं। आई ट्राई टू फीड हिम, महादेव वर्मा जी कहते हैं कि मैंने बहुत कोशिश की उसको कुछ खिलाने की, है ना, बाय समहाउ, किसी ना किसी तरह से मैंने उसको खिलाने की कोशिश की। पुटिंग अ थिन कॉटन वूल, पुटिंग अ थिन कॉटन वूल विक, मैंने क्या किया कि उसके मुंह में ना थोड़ा सा, अब चूंकि इतना छोटा था कि वो चम्मच से पी नहीं सकता था, तो मैंने रुई में थोड़ा सा भिगोया और उसके मुंह में डालने की कोशिश की, ठीक है ना, कपड़े से। मैंने बहुत कोशिश को खिलाने का किसी ना किसी तरह से, कॉटन वूल विक से, डिप्ड इन द मिल्क टू हिज माउथ, उसके मुंह में मैंने दूध डालने की 2-4 बूंद कोशिश की। बट ही वॉज अनेबल टू ओपन हिज माउथ, लेकिन वो अपना मुंह खोलने में भी असमर्थ था, उसे मुंह भी नहीं खोला जा रहा था।
इतना मतलब वो बेहोशी की हालत में था। ओके, एंड द ड्रॉप्स ऑफ मिल्क ओनली स्लिड डाउन फ्रॉम बोथ साइड्स, और जब मैं उसके मुंह में ना ऐसे करके कपड़ा में भिंगा करके दूध को ऐसे डाल रही थी, सोची कि मैं 4-5 दूध पी जाएगा, थोड़ा हेल्दी बन जाएगा थोड़ा सा, लेकिन जब मैं उसके मुंह में दूध डाल रही थी ना, तो दूध जो है ना उसका मुंह खुल नहीं रहा था, तो दूध इस साइड से और इस साइड से दोनों साइड से बाहर गिर जा रहा था, तो मैं नाकाम थी, है ना, उसको दूध पिलाने में। ओनली आफ्टर सेवरल आवर्स ऑफ टेंडिंग, मतलब बहुत घंटों मशक्कत करने के बाद, मेनी आवर्स ऑफ टेंडिंग, कुड आई मैनेज टू पोर 1 ड्रॉप ऑफ वाटर इन हिज माउथ, बहुत घंटों के बाद बड़ी मुश्किल से मैंने उसके मुंह में एक बूंद, कितना, 1 ड्रॉप ऑफ वाटर, मात्र एक बूंद पानी उसके मुंह में डाल पाई, बहुत घंटों मशक्कत करने के बाद। ओके, बट ऑन द थर्ड डे, लेकिन उस दिन से फिर तीसरा दिन बीत चुका था, तो 2 दिन बीत चुके थे, अब तीसरे दिन की बात है। बट ऑन द थर्ड डे, लेकिन तीसरे दिन, ही बिकेम सो मच बेटर, अब क्या हो गया, तीसरा दिन वो गिलहरी का बच्चा नन्हा मुन्ना सा वो ठीक होने लग गया, वो ठीक है ना, ही बिकेम सो मच बेटर, पहले से काफी वो अच्छा हो गया था 2 दिन में। एंड एश्योर्ड दैट, और मुझे इस बात का विश्वास हो गया था कि ही वुड यूज हिज 2 टाइनी क्लॉज टू होल्ड माय फिंगर, और अब वो अपने छोटे छोटे जो पंजे होते हैं ना, गिलहरी के छोटे छोटे पंजे हाथ वाले, ठीक है, अपने छोटे छोटे पंजे से ना मेरी उंगली को पकड़ना अब वो, है ना, शुरू कर दिया था। देखिए, would use his 2 tiny claws to hold my finger and gaze all round with his blue glass beads like eyes, और अपनी वो नीली नीली आंखों से, एकदम कांच जैसी आंखों से वो हर तरफ अब देखना शुरू कर दिया था कि हाँ हम कहां पर हैं, किधर क्या है, और मेरी उंगली को भी वो पकड़ पा रहा था, ऐसा महादेव वर्मा जी कह रही हैं। तीसरे दिन की घटना है ये। एंड इन 3-4 months, और 3 से 4 महीने में, तो 3 से 4 महीने जब बीत गए ना, तो ही एस्टोनिश्ड एवरीवन, वो सबको ना एकदम चकित कर दिया। कौन, ही मतलब गिलहरी का बच्चा, उसने सबको चकित कर दिया। कैसे, विद हिज स्मूथ फर, उसके बदन पे अब, है ना, वो क्या आ गए, वो उसके बदन पे वो रोए आ गए, जो बाल होते हैं वो आ गए, बशी टेल, और उसकी जो पूंछ थी एकदम धारीदार, एकदम बाल से भरी हुई, वो आ चुकी थी बदन पे। एंड नॉटी रिफल्जेंट आइज, और गिलहरी की आंखें कैसे होती हैं, एकदम शरारती कैसे होती है, यहां से उठा के वो भाग गया, वहां से उठा के वो भाग गया, एकदम वैसे ही नटखट शरारती उसकी चमकदार आंखें उसके अब हो चुकी थी। मतलब अब वो 3 से 4 महीने में अच्छा खासा गिलहरी वो बन चुका था, ठीक है, जिसे गिलहरी दिखता है ना, बिल्कुल वैसा बन चुका था। आगे कहते हैं बच्चे, A transformation from common to proper noun, मतलब पहले जैसे अभी देखिए हम कहते हैं स्क्वेरल, SQUIRREL, ये इसका मतलब क्या हो गया, गिलहरी। तो अभी तक लोग उसको गिलहरी कह रहे थे, तो गिलहरी कौन सा नाउन होता है, ये होता है कॉमन नाउन होता है, ये क्या होता है, कॉमन नाउन। लेकिन आपने गिलहरी का नाम रख दिया, जैसे कि मोंटी, जैसे कि सोनू, जैसे कि मोनू, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रॉपर नाउन। तो वैसे बच्चे अभी तक वो सिर्फ मात्र गिलहरी था, लेकिन एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, उसके रूप को बदला गया, उसके नाम को बदला गया, अब वो कॉमन से हो गया प्रॉपर नाउन। ओके, फॉलोड एंड वी स्टार्टेड कॉलिंग हिम गिल्लू, तो अब उसका नामकरण हो गया। अब जब किसी का नामकरण हो जाए तो वो नाउन कैसा होता है, वो नाउन होता है प्रॉपर नाउन। जैसे, है ना, किसी के घर में लड़का जन्म लिया तो क्या कहेंगे, लड़का कहेंगे उसको, है ना, उसको क्या कहेंगे, लड़का। और लड़का क्या होगा, चाहे लड़की क्या हो गई, कॉमन नाउन हो गई। लेकिन उस लड़का का नाम पड़ गया राम, तो राम क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। वैसे ही जब इन्होंने उस गिलहरी के बच्चे को अपने घर में लाया था, तो सब उसको खाली गिलहरी का बच्चा कह रहे थे, बट इन्होंने उसको प्रॉपर नाउन बना दिया, उन्होंने इसको नाम दे दिया। नाम क्या दिया, गिल्लू। और मैंने उसके लिए क्या किया, महादेव वर्मा जी कहते हैं, आई हंग, मैंने लटका दिया क्या, अ लाइट वेट फ्लावर बास्केट, मैंने हल्का फुल्का थोड़ा सा वजन वाला, हल्का फुल्का वजन वाला मैंने एक, है ना, गमला लटका दिया फूल वाला, ठीक है। बास्केट लाइंड विद कॉटन वूल, और उसके अंदर में मैंने क्या किया, है ना, कॉटन वाला रुई उसमें डाल दिया, ताकि उसको बैठने में थोड़ा सा गदगद महसूस हो, मतलब थोड़ा सा वो, है ना, थोड़ा गद्दा वाला फील हो। ऑन द विंडो विद द हेल्प ऑफ अ वायर, और मैंने क्या किया, एक वायर से खिड़की पर मैंने एक फ्लावर पॉट लटका दिया, उसमें कॉटन का, उसमें रुई डाल दिया। फॉर 2 years, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। अब यहां पर 2 साल लिखा गया है, क्यों भाई 2 साल के लिए, क्यों 5 साल के लिए क्यों नहीं। तो बच्चे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो गिलहरी होता है ना, उसकी जो एज होती है, उसका जो पूरा जो लाइफ स्पैन होता है ना, उसका पूरा लाइफ स्पैन मात्र 2 साल का होता है। वो लगभग 2 साल ही जी पाता है, उससे ज्यादा वो नहीं जी पाता है, ठीक है। इसलिए बच्चे यहां पर लिखा गया कि ऑन द विंडो विद द हेल्प ऑफ अ वायर फॉर 2 years, 2 साल के लिए, दिस वाज गिल्लूज अबोर्ड, मतलब ये जो अब गमला था ना यहाँ पर, ये 2 साल के लिए गिल्लू का हाउस बन गया था, घर बन गया था, वहीं पर उसमें वो सोता था वो, ठीक है। ऑल वर प्लीजेंटली एस्टोनिश्ड एट हिज एंटिक्स एंड इंटेलेक्ट। देखिए बच्चे कहते हैं, जो भी उसको देखते थे ना, ऑल जितने लोग उसको देखते थे ना, सब एकदम खुश हो जाते थे उसको। क्यों, क्योंकि वो क्या करता था ना, कभी इधर उछलता था, कभी इधर कूदता था, अपने दिमाग से, अपने एंटिक से, अपनी बुद्धि से, अपने बुद्धि से और अपने हरकत से ना क्या करता था, वो लोगों को एकदम अपनी तरफ लुभा लेता था। गिलहरी का बच्चा देखते कितना छोटा होता है, उसको अगर आप उछलते कूदते देखते कैसे फुदक फुदक के इधर उधर भागता है, देखने में कितना अच्छा लगता है। वैसे ये सबको आश्चर्यचकित कर दिया था 3 से 4 महीने में, ठीक है। आगे बच्चे कहते हैं,
When I would sit down to write, ये उस आपने कहानी में कह रहे हैं, कौन, महादेव वर्मा जी कह रहे हैं कि जब मैं कुछ लिखने बैठती थी, मतलब चूंकि ये लेखिका थी, इनका काम था लेखन कला, इनका काम था लिखना, तो कहते हैं जब भी मैं लिखने बैठती थी ना, he would be seized by such an acute desire to attract my attention। तो वो कुछ ऐसा करता था ना, वो कुछ ऐसा करता था ताकि उसकी तरफ हम ना देखें। मतलब जैसे घर में कैसे कोई माँ और बच्चा रहते हैं, कि गिलहरी अपने आप को उस माँ का बच्चा ही समझ लिया था। अब जैसे माँ लिख रही है कुछ, तो गिलहरी का बच्चा ऐसा कुछ करता था ना, इधर ऐसा कुछ उछल कूद करता था ताकि माँ हमारी तरफ देखे, हमको देखे कि देखो हम क्या कर रहे हैं, जैसे बच्चा को कैसे करता है वैसे ही। तो ऐसा कुछ वो करता था ना, ही वुड बी सीज्ड बाय सच एन एक्यूट डिजायर टू अट्रैक्ट माई अटेंशन। वो मेरा ध्यान अपनी तरफ खींचने की पूरी कोशिश करता था। दैट ही डिवाइज्ड अ नोबल वे ऑफ डूइंग इट, और उसको वो बहुत ही तरकीब लगाता था उसको ऐसा करने में वो, ओके, ताकि हम उसकी तरफ बार बार देखें। ही वुड वेंचर क्लोज टू माई फीट, क्या कहते हैं, मतलब बड़ी मुश्किल से, उसको गिरने बजरने का डर नहीं लगता था, वो आता था, समझ गया, और मेरे पैर को पकड़ के, है ना, और मेरे पैर को पकड़ के ऊपर चढ़ता था और अब द कर्टेन्स एंड डिसेंड विद द सेम ब्रेक नेक स्पीड, मतलब एकदम मेरे पैर को पकड़ करके वो सीधे किसी पर्दा पे चढ़ जाता था। ठीक है, दिस सीक्वेंस वुड कंटिन्यू टिल द टाइम आई गॉट अप टू कैच हिम, और वो ऐसा हरकत वो तब तक करते रहता था जब तक कि हम जाकर उसको हाथ में पकड़ न लेते थे। तो ऐसा ही कुछ हरकत करता था कि मैं लिखना छोड़ करके वो मेरा ध्यान अपनी तरफ खींचता था ऐसे करके, कभी माथा पे चढ़ गया, कभी पैर पकड़ लिया, कभी पर्दा पे जाके चढ़ गया, ऐसे करता था। ओके, और ये सब सारे का वो एकदम फुल स्पीड में करता था। दिस सीक्वेंस वुड कंटिन्यू टिल द टाइम आई गॉट अप टू कैच हिम ऑन सम ओकेजन्स, और कभी कभी तो ऐसा होता था ना कि कुछ अवसर पर, ऑन सम ओकेजन्स, कुछ अवसर पर, आई यूज्ड टू होल्ड गिल्लू, मैं गिल्लू को ना पकड़ के एक उसके छोटे से शरीर को एक बड़े से लिफाफे में ले जाकर के ना उसको बाहर घुमाने ले जाती थी। जैसे कभी कभी ऐसा होता था कि मैं घर पे अकेली नहीं रह पाती थी, मुझे घर से बाहर जाना पड़ता था, कभी कभी किसी पार्टी में चाहे कहीं पर, तो मैं गिल्लू को अकेले घर पे कैसे छोड़ती, तो मैं गिल्लू को एक कागज का इन्वेलप होता था, लिफाफा होता था, उसमें उसको डाल करके लेके चल जाती थी बाहर घुमाने में। ओके, समटाइम्स, कभी कभी ऐसा होता था कि ही वुड कंटिन्यू टू स्टैंड ऑन द टेबल, कभी कभी तो लगातार टेबल पर खड़ा रह जाता था, लीनिंग अगेंस्ट द वॉल। जैसे अगर ये टेबल है, ये अगर टेबल है और ये दीवार है, ये दीवार है, टेबल सटा हुआ है, तो वो क्या करता था ना, ऐसे खड़ा रह जाता था, ऐसे लगातार वो खड़ा रहता था दीवार के सहारे। ओके, इन सच एन अमेजिंग कंडीशन फॉर आवर्स एंड वॉच माई एक्टिविटीज विद हिज रेडिएंट आईज, और वहीं खड़े एकदम घंटों के घंटों खड़ा रह करके मुझे देखता रहता था, और मेरी एक्टिविटीज को कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं कब किचन में जा रही हूँ, कब मैं लिख रही हूँ, कब मैं बैठ रही हूँ, इन सब गतिविधि को वो ध्यान से नोट करते रहता था। कैसे, तो अपने चमकदार आंखों से, उसकी आंखों में चमक थी, ब्लू कलर का एकदम शीशे जैसी उसकी आंखें थी, कांच जैसी आंखें थी, उसको वो वहीं पर खड़ा होकर घंटों घंटे वो देखता रहता था, ये उसका आदत था। When hungry, जब वो भूखा होता था ना गिल्लू, जब उसको भूख लगती थी, he would inform me, वो मुझे बताता भी था, जो गिलहरी का बच्चा था मुझे बताता था कि देखो माँ भूख लग गई है। ओके, he would inform me by twittering, चिक चिक, वो देखिए बच्चे चिक चिक का साउंड निकालता था मुझसे, ऐसे करके ना वो खाना मांगता था कि मैं भूखा हूं माँ, मुझे खाना चाहिए। एंड आफ्टर हैविंग रिसीव्ड सम बिस्कुट और काजू, मतलब वो बिस्किट भी खाता था और काजू भी खाता था, तो जब उसको काजू और बिस्किट मिलता था ना वो बड़ा खुश हो जाता था। आई वंडर्ड, मुझे तो अजीब ये लगा था कि विद द ट्विटरिंग ऑफ चिक चिक व्हाट ट्रांसपायर्ड बिटवीन हिम एंड द अदर स्क्विरल्स दैट वर ऑफन स्पॉटेड नियर द वायर मेस्ड विंडो, और जैसे वो जब वो चिक चिक आवाज करता था ना, तो उसके जैसे और भी सारे जो गिलहरी थे ना वो उस खिड़की के पास आ जाते थे जहां मैंने उसका झूला लगाया था, उसके बगल में खिड़की थी, और खिड़की के बाहर बहुत सारे क्या करते थे ना, जब वो चिक चिक करता था तो ढेर सारे गिलहरी वहां भी देखने को मिल जाते थे। ओके, सीइंग गिल्लू सिटिंग नियर द विंडो एंड अफेक्शनेटली peering at the world outside, और जब गिल्लू जा करके खिड़की के पास बैठ करके काजू और बिस्किट खाता था ना, तो वो बाहरी दुनिया को, गिल्लू बाहर से ही, मतलब खिड़की के अंदर से ही, मतलब बाहरी दुनिया को देखता था। और इस बात ने मुझे ऐसा कर दिया ना, इट मेड मी रियलाइज दैट कि इट वाज नेसेसरी टू सेट हिम फ्री, तो मुझे ऐसा लगा कि गिल्लू को घर में बंद करके रखना अच्छा नहीं है, क्योंकि इसके जैसे जितने भी गिलहरी लोग हैं ना वो सब बाहर में उछलते कूदते हैं, और गिल्लू इस बात को बड़ा मिस करता था। वो खिड़की के पास जाके बैठता था, बाहर की गिलहरी को देखता था, उसको लगता था कि हम भी जाके पेड़ पौधा पे जाके कूदे। तो ऐसा मुझे लगा कि मुझे महसूस हुआ ऐसा देखने से, तो मैंने क्या किया, उसके लिए खिड़की में एक छोटा सा मैंने क्या किया, एक छेद कर दिया, वहां के कांटे को निकाला, कील निकाला, एक छेद कर दिया, ताकि गिल्लू खिड़की से बाहर जाकर के वो बाहरी दुनिया में जाए, अपनी प्राकृतिक दुनिया में जाए, वहां जाके खेल करके और फिर मन करे तो वापस घर में आ जाए, ऐसा। ठीक है बच्चे, कोई रिकॉर्डेड क्लास नहीं है। नेक्स्ट वन कहते हैं बाय रिमूविंग सम नेल्स, तो मैंने क्या किया, जब मुझे एहसास हुआ ना कि गिल्लू को बाहर भेजना चाहिए, तो मैंने उस खिड़की में क्या किया है ना, उसके तार को थोड़ा सा हटा दिया ताकि गिल्लू बाहर जा सके। तो बाय रिमूविंग सम नेल्स, मैंने कुछ नेल्स को वहां से हटा दिया, मैंने कुछ कांटी को वहां से निकाल दिया। आई मेड अ स्मॉल ओपनिंग, मैंने छोटा सा वहां पर एक है ना उसको खोल दिया खिड़की को, इन अ कॉर्नर, खिड़की के कोने में, ऑफ द वायर मेश, जो कि तार से बना हुआ खिड़की था। ऑन बीइंग एबल टू गो आउट फ्रॉम दिस ओपनिंग, गिल्लू वाज थ्रिल्ड टू बी
लिबरेटेड। अब गिल्लू को आजादी मिलने वाली थी तो गिल्लू बहुत ही ज्यादा क्या था, एकदम थ्रिल था, एकदम रोमांचित था वो कि हम बाहर की दुनिया में अब जाएंगे। ओके, ठीक है, आगे देखिए बच्चे, आगे कहते हैं Due to my important papers and letters, my room used to remain locked। कहते हैं माधवी वर्मा जी कि जो मेरा जो ऐसा कमरा था ना कि उस कमरे में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कागज रखती थी, उसमें बहुत सारे मेरे पत्र रखे रहते थे उस रूम में। तो मेरा कमरा लगभग क्या होता था वो ना, जब मैं घर में नहीं रहती थी ना, मेरे एब्सेंस में, मेरी गैर मौजूदगी में वो कमरा ज्यादातर टाइम वो लॉक ही रहता था। द मोमेंट द रूम वॉज ओपन, और जैसे ही वो कमरा खुलता था मेरे आने के बाद घर में, द मोमेंट द रूम वॉज ओपन ऑन माई रिटर्न फ्रॉम कॉलेज, जब मैं कॉलेज से वापस घर आती थी ना, तो जैसे मैं दाखिल होती थी उस कमरे में, जैसे ही मेरा कदम अंदर पड़ता था, गिल्लू वुड रश ऑन टू मी, गिल्लू एकदम भागते भागते मेरे पास आता था। मैं उस कमरे को बंद करके चल जाती थी कहां, कॉलेज, और कॉलेज से वापस जब मैं आती थी ना, तो जैसे मैं कदम रखती थी, एक कदम रूम को खोल करके, गिल्लू को पता चल जाता था कि अरे लगता है मम्मी आ गई है, तुरंत भाग के मेरे पास दौड़ते हुए आता था। सबसे पहले वो मेरी आहट से पता चल जाता था उसको कि हम आ चुके हैं। एंड क्लाइंब अप, और चढ़ जाता था कहां, एंड डाउन फ्रॉम माई हेड टू, मतलब पैर के सहारे माथा पे चढ़ जाता, फिर माथा से पैर पे नीचे उतर जाता, मतलब खुशी जाहिर करता था कि भाई मम्मी आ गई है। कैसे, जब माँ बाहर चलाती है, बाजार चलाती है, हम लोग बचपन में कैसे करते थे, छोटे बच्चे थे, माँ जब बाहर चल जाती थी तो फिर क्या होता था, है ना, रोते थे, लेकिन जब माँ वापस आ जाती थी तो एकदम इतना खुशी होता था कि भाई लिपट जाते थे सीधे, है ना। तो वैसे ही ये गिलहरी का बच्चा भी करता था, क्योंकि अब यहाँ पर माँ बेटे का रिश्ता बन चुका था, ठीक है। एंड डाउन फ्रॉम माई हेड टू सिंस देन, और तभी से दिस हैड बिकम अ रेगुलर प्रैक्टिस, और ये रोज का हो चुका था। जब मैं कमरे में आती थी वो मेरे ऊपर ऐसे ही दौड़ भाग करने लग जाता था। ऑन माई लिविंग द रूम, मेरे कमरे छोड़ने पर, गिल्लू वुड ऑल्सो मेक एन एग्जिट थ्रू द वायर मेश ओपनिंग ऑफ द विंडो, जब मैं कमरे को बंद करके कॉलेज जाती थी ना, तो वो क्या करता था गिल्लू कि अपना खिड़की को वहां से खोल करके वो ओपनिंग को, और बाहर की दुनिया में चल जाता था, दिन भर बाहर ही रहता था, ठीक है। और भूख लगती थी तो मैं उसके फ्लावर पॉट में कुछ काजू बिस्किट रख देती थी, भूख लगती थी तो लंच करने आता था रूम में, फिर बाहर से वो खेलने चल जाता था, और ये रोज का हो चुका था। फिर मैं जब अंदर आती थी तो मेरे साथ वो खेलता था। ओके, ऑल्सो मेक एन एग्जिट थ्रू द वायर मेश ओपनिंग ऑफ द विंडो, ही वुड स्पेंड द होल डे, जो गिल्लू था ना अपना पूरा दिन व्यतीत करता था कैसे, उसी बाहर की दुनिया में, विद हिज लॉर्ड जंपिंग एंड प्रेंसिंग, वो उछल कूद वो करता रहता था कहां, तो पेड़ की शाखाओं पर, ठीक है। ये हो गया बच्चे यहां पर हिंदी मतलब इसका। आई हैव सेवरल पेट एनिमल्स, देखिए माधवी वर्मा जी क्या कहते हैं कि मैंने जीवन में मैंने बहुत सारे पालतू जानवरों को पाला, सेवरल मतलब बहुत सारे को पाला, एंड बर्ड्स मैंने चिड़िया को भी पाला, एंड ऑल ऑफ देम, और उनमें सब के सब बहुत ही शांत किस्म के थे। कैसे थे, बहुत ही शांत किस्म के थे। ओके, बट आई डोंट रिमेंबर एनी ऑफ देम डेयरिंग टू ईट फ्रॉम माई प्लेट। और यहाँ देखिए बच्चे, यहाँ ये शांत नहीं होगा, यहाँ क्वाइट स्पेलिंग गलत होता है, QUIET का मतलब होता है शांत, यहाँ शांत नहीं, यहाँ हो गया मतलब बिल्कुल, यहां मतलब हो गया बिल्कुल। और वो सब के सब क्वाइट फॉन्ड ऑफ मी, और मेरा उनसे लगाव बहुत ज्यादा था। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है किसी से एकदम लगाव हो जाना, उसको शौकिया पालना। तो मेरे पास बहुत सारे जानवर मैंने पाले, मैंने चिड़िया पाला, और उनमें लगभग सब के सब क्या थे, मेरे एकदम चहेते थे। बट आई डोंट रिमेंबर, लेकिन मुझे याद नहीं है इतना कि एनी ऑफ देम, उनमें से किसी की ऐसी हिम्मत हुई हो, उनमें से किसी के पास इतनी हिम्मत कि कोई मेरे प्लेट से खाना छीन के खा जाए, अभी तक इतनी हिम्मत किसी में नहीं थी। लेकिन ये जो गिल्लू था ना, ये एकदम एक्सेप्शन था, ये अपवाद था। अभी तक जितने भी जानवर मैंने पाले ना, उनमें गिल्लू सबसे अलग था, एकदम अपवाद था। ये क्या करता था, गिल्लू वॉज एन एक्सेप्शन, गिल्लू एक अपवाद था, सबसे अलग था, ये सबसे अलग। द मोमेंट आई वुड रीच द डाइनिंग रूम, जब मैं डाइनिंग रूम में होती थी खाना खाने के लिए, तो वो गिल्लू क्या करता था, ही वुड इमर्ज फ्रॉम द विंडो, वो खिड़की से आता था कुदकते कुदकते, क्रॉस ओवर द कोर्टयार्ड वॉल एंड द वेरांडा, रीच द टेबल एंड वुड वांट टू सिट इन माय प्लेट, और मेरे प्लेट में बैठ करके वो खाना खाता था, अलग से नहीं, एकदम प्लेट के अंदर बैठ के वो मेरा खाना खाता था, हमारे साथ ही। वो देख लेता था कि मेरी माँ खाना खाने बैठी है, तो दीवार के सहारे फुदकते उछलते कुत्ते आता था, सीधे आके प्लेट में आके बैठा था, और प्लेट से खाना खाता था, वो प्लेट में बैठ के खाना खाता था। इतनी हिम्मत आज तक किसी जानवर में नहीं हुई। विद ग्रेट डिफिकल्टी, मैंने बहुत मुश्किल से उसको सिखाया क्या, कि मेरे प्लेट के बगल में आकर के बैठो, प्लेट में घुस के मत बैठो। मैं बार बार उसको प्लेट के बगल में बिठाना सिखाई, तो मैंने उसको सिखा दिया। उसके बाद से फिर वो प्लेट के बगल में बैठ के खाना शुरू किया मेरे साथ। His favorite food was काजू, उसका फेवरेट खाना क्या था, काजू था। एंड when not available, और जब काजू घर में खत्म हो जाता था, जब काजू नहीं रहता था ना, तो क्या करता था कि बहुत दिन तक देखता था कि अगर हमको काजू नहीं मिल रहा है, तो क्या करता था, he would refuse, वो बाकी जो खाना होता था ना, उसको खाने से इनकार कर देता था, कहता था नहीं काजू ला के दो। एकदम छोटा बच्चा कैसे होता है, जिद्दी होता है, वैसे वो जिद्दी हो जाता था। वो दूसरा खाना खाता ही नहीं था, भूखे रह जाता, बट नहीं खाता था। और उसको क्या करता था, वो फेंक देता था, उसको वो फेंक देता था कहाँ, सीधे झूला, जो एक झूला लगाया गया था ना, उसका जो एक झूला लगाया गया था जिसमें वो बैठता था जाकर के, वो फ्लावर पॉट, वो जो गमला था ना,
हल्का फुल्का, उस झूले से क्या करता था ना, उन सब दूसरे खाने को, बिस्किट को फेंक दिया करता था वो। ओके, और जब काजू मिलता था तो भर पेट खाना खा लेता था वो। तो इस हिसाब से देखा जाए तो गिल्लू एक क्या था, गिल्लू सबसे अलग था, गिल्लू सबसे अलग प्राणी था इनके लाइफ में। अराउंड दैट टाइम, उस समय तक लगभग, बीइंग इंजर्ड इन अ मोटर कार एक्सीडेंट, तो अचानक से एक दिन क्या हुआ ना कि मैं कॉलेज जा रही थी तो मेरा ना गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, मेरा महादेव वर्मा जी कह रहे कि मेरा गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया था। आई हैड टू स्पेंड सम डेज इन द हॉस्पिटल, और जिस कारण से मुझे कुछ दिन हॉस्पिटल में बिताने पड़े। उन दिनों, दोज डेज, व्हेनेवर माय रूम वाज ओपन्ड, जब भी मेरा, चूंकि मैं तो हॉस्पिटल में थी, तो घर पे जब मेरा कमरा खुलता था झाड़ू बहारू के लिए, गिल्लू वुड रश डाउन फ्रॉम हिज स्विंग, तो गिल्लू को लगता था कि माँ आ गई है। ओके, तो वो तेजी भाग के आता था, बट ऑन सीइंग समबडी एल्स, लेकिन किसी और को देख करके वो वापस अपने गमले में चल जाता था। विद द सेम अलैक्रिटी स्कटल बैक टू सिट इन हिज नेस्ट, वापस अपने घोंसले में जाकर के वो बैठ जाता था वो। हर दिन जिस दिन कमरा खुलता था झाड़ू बहारू के लिए, साफ सुथरा करने के लिए, वो तब तक नीचे आता था, अपनी माँ को नहीं देख पाता था, तो वापस अपने गमले में चल जाता था। एवरीवन वुड ऑफर हिम काजू, हर कोई उसको काजू ऑफर करता था कि खा लो, कोई और भी। बट व्हेन आई क्लीन्ड अप हिज स्विंग, लेकिन जब मैं हॉस्पिटल से कमरे में वापस आई तो मैंने क्या देखा कि वो अपना फेवरेट फूड काजू भी खाना छोड़ दिया था। क्यों? खाली मेरे चलते, कि माँ ने नहीं दिया इसलिए हम नहीं खाएंगे। और चूंकि मैं तो हॉस्पिटल में थी उतने दिन, तो मेरी जगह पर मेरे घर वाले जब उसको काजू देने आते थे तो वो काजू उसमें डाल तो देते थे, लेकिन वो खाता नहीं था। मैंने जब हॉस्पिटल से जब मैं घर आई ना, तो मैंने देखा कि ढेर सारे काजू पड़े हुए हैं उसके झूले में, और उसने खाया नहीं, जबकि उसका फेवरेट फूड था। इसका मतलब यहाँ पर ये दिखाना चाहता है कि एक छोटा सा गिलहरी का बच्चा कितना प्रेम करता है अपनी माँ से, है ना। महादेव वर्मा जी को अपना वो माँ मान चुका था वो बच्चा। ओके, तो जैसे माँ की तबीयत खराब होने पर हम लोग क्या करते हैं, खाना पीना सही से नहीं जाता है मुंह में, तो वैसे वो गिलहरी के साथ भी था। सोचिए, एक जानवर और इंसान के बीच में इतना अगाध प्रेम हो सकता है ना। और ये कहानी बच्चे एकदम रियलिस्टिक है, बिल्कुल एकदम सच्ची कहानी है ये। बट व्हेन आई क्लीन्ड अप हिज स्विंग, जब मैंने उसका झूला साफ किया तो मैंने क्या देखा, मुझे मिला, आई डिस्कवर्ड, मैंने देखा, इट वाज फुल ऑफ काजू, काजू से भरा हुआ था। which only showed how little he was eating his favorite food those days, तो मुझे पता चला कि कैसे बेचारा इतना दिन वो बिना खाना खाए रहा होगा। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माई इंडिस्पोजिशन, और मेरा डिस्चार्ज तो हमको मिल चुका था हॉस्पिटल से, लेकिन अभी भी मैं सही अवस्था में नहीं थी, अभी भी मैं ठीक नहीं हुई थी, अभी भी मैं इंडिस्पोजिशन में ही थी। ही वुड सिट नियर, वो बच्चा, जब मैं जहां अपने कमरे में लेटी थी ना, वो गिलहरी का बच्चा मेरे पास आता था, मेरे तकिए के पास आकर के बैठता था, और बड़े ही प्यार से अपने छोटे छोटे पंजे से मेरे ललाट को, मेरे माथे को, मेरे फोरहेड को, मेरे ललाट को सहलाता था बैठ करके तकिया के पास आकर के। एंड हेयर, और मेरे बाल को भी वो क्या करता था, सहलाता था। कि जैसे कोई बीमार पड़ गया घर में तो उसके माथे को ऐसे करके सहला रहे हैं, ऐसे करके देख रहे हैं, ये क्या था। तो एक छोटा सा गिलहरी का बच्चा भी ना एक इंसान की सेवा कर रहा था। सोचिए, देख रहे हैं कितना अगाध प्रेम है उस बच्चे में और उस माँ में, है ना। एंड हिज मूविंग अवे वाज लाइक द गोइंग अवे ऑफ अ नर्स और अटेंडेंट, और जब वो मुझे छोड़कर जाता था ना, मतलब इधर उधर उछलने कूदने, तो ऐसा लगता था ना जैसे मेरा कोई नर्स इधर उधर चला गया है। और जब वो रहता था ना तो मेरे माथे को ऐसे करके वो सहलाता था, मेरे बाल को सहलाता था वो, मतलब मेरा एकदम घर का एक छोटा बच्चा बन चुका था। देख रहे हैं इस तरीके से। When I used to work, और जब मैं काम करने बैठती थी ड्यूरिंग समर, गर्मी के मौसम में जब मैं काम करने बैठती थी ना दोपहर के टाइम में, आफ्टरनून्स में, तो रोज जब मैं दोपहर के टाइम में गर्मी के मौसम में कुछ काम करने बैठती थी, गिल्लू वुड एब्सटेन फ्रॉम गोइंग आउटसाइड और सिटिंग इन स्विंग, तो गिल्लू भी बाहर नहीं जाता था, गिल्लू भी अब बाहर में नहीं जाता था, वो भी मेरे बगल में आकर के बैठता था। टू कीप हिमसेल्फ क्लोज टू मी, अपने आप को मेरे मतलब बगल में रखता था। एंड ऑल्सो टू टैकल द समर हीट, और गर्मी से बचने के लिए उसने क्या उपाय लगा दिया था, ही हैड डिस्कवर्ड अ टोटली न्यू मेथड, उसने एक नया तरीका आजमा लिया था कि जहां मैं काम करने बैठती थी तो मैं अपने बगल में एक मिट्टी का सुराही भी रखती थी ताकि उसमें पानी में निकाल के पी सकूं। और वो गिलहरी का बच्चा क्या करता था, गिल्लू, गर्मी से बचने के लिए वो इसी सुराही पर बगल में आकर के बैठ जाता था, उसे सट करके, चाहे उसके ऊपर आकर के बैठ जाता था ताकि उसको ठंडक महसूस हो, मतलब अपनी माँ के बगल में भी रहें और हमको गर्मी भी ना लगे। तो बड़ा ही गजब तरीका ये निकाल लिया था, है ना। कहते हैं ही वुड लाई प्रोस्ट्रेट ऑन द सुराही, वो सुराही के पास आकर के ऐसे लेट जाता था ताकि गर्मी से बच जाए। ओके, कीप नियर मी एंड दस रिमेन कूल एंड आल्सो क्लोज टू मी, ताकि मेरे बगल में भी रह जाए और उसको ठंडक भी महसूस हो। तो उसने पूरा नया मेथड निकाल लिया था मेरे बगल में बैठने का और गर्मी से बचने का। स्क्वैरल्स हैव अ लाइफ स्पैन ऑफ बेयरली 2 years, देखिए बच्चे क्या कहते हैं कि गिलहरी का जो जीवन काल होता है मुश्किल से, बेयरली मतलब मुश्किल से 2 साल का ही होता है, मतलब 2 साल से ज्यादा वो नहीं जी पाता गिलहरी का बच्चा। तो भगवान ने बहुत कम जीवन दिया है उसको, बहुत कम टाइम दिया है जीने के लिए, लेकिन बहुत फास्ट लाइफ दिया है उनको जीने के लिए, बहुत ही फास्ट लाइफ मिला उसको। देखते हैं कितना तेजी से फुदक पड़ता है एकदम इधर से उधर, लेकिन मात्र 2 साल के लिए। एज सच, जैसा कि गिल्लू लीज ऑफ लाइफ फाइनली, बच्चे गिल्लू
लीव्स ऑफ लाइफ फाइनली केम टू एन एंड। अब गिल्लू का जो जीवन काल था बच्चे, अब वो एंड पर आने वाला था। 2 साल अब समय पूर्णे को था। ओके, फाइनली केम टू एन एंड फॉर द होल डे। और जिस दिन उसका विदाई का दिन था इस दुनिया से ना, जिस दिन उसका विदाई था इस दुनिया से, फॉर द होल डे, उस वो पूरा दिन बच्चे, पूरा दिन ही नाइदर एट नॉर वेंचर्ड आउट। पूरा दिन ना तो उसने कुछ खाया, ना तो उसने कुछ खाया और ना ही वो बाहर खेलने कूदने गया, क्योंकि वो दिन अब उसका आखिरी दिन था। अब उसका आखिरी दिन था, मतलब 1 साल, मतलब 2 साल अब पूर्ण ही वाला था और ये आखिरी दिन था। तो दिन भर ना तो कुछ खाया, ना वो बाहर गया किसी से मिलने के लिए, अपने दूसरे गिलहरी दोस्त से मिलने के लिए। इन द नाइट, और जब रात हुई, इवन विद द पेन ऑफ गोइंग अवे, अब मतलब उसके शरीर से अब वो जो दर्द था वो जाने वाला था, विदाई होने वाली थी उसको दुनिया से। तो इवन विद द पेन ऑफ गोइंग अवे ही केम टू माय बेड। वो अंतिम समय में भी, ऐसा नहीं कि जहां तहां बैठ करके वो मतलब दुनिया को छोड़ रहा था, नहीं, अंतिम समय में रात में भी वो मेरे कमरे में आया। ओके, ही केम टू माय बेड, मेरे कमरे में आया। फ्रॉम द स्विंग, झूले से निकल करके मेरे कमरे में आया। एंड क्लच्ड द सेम फिंगर, जिस 2 साल पहले जिस गिलहरी के बच्चे ने मेरे उंगलियों को पकड़ना सीखा था अपने पंजे से, आज उसी पंजे से आज उसने सेम मेरी उंगली को पकड़ के वो रखा हुआ था। मेरे कमरे में आया, मेरे पास बैठा, मेरी उंगलियों को अपने पंजे से पकड़ के एकदम जोर से, जैसे कोई बच्चा अपनी मां को छोड़ना नहीं चाहता है, वैसे मेरी उंगली को वो पकड़ के रखे हुए था अंतिम समय में, वो रात में। विद हिज आइसी क्लॉज, और उसका पंजा जो था ना पूरा ठंडा हो चुका था। इंसान का जब शरीर, जब इंसान त्यागने वाला होता है उसका शरीर ठंडा हो जाता है, तो वैसे ही यहां भी कहा गया कि उसके जो पंजे थे ना एकदम आइसी हो चुके थे, ठंडे पड़ चुके थे। विच ही हैड क्लंग टू, जिस पंजे से वो मुझे पकड़ के रखे हुए था ना, जिस पंजे से वो मुझे मेरी उंगलियों को पकड़ के रखा हुआ था, उसका पंजा पूरा ठंडा हो चुका था। इन हिज नियर डेथ लाइक स्टेट ड्यूरिंग हिज नेटल डेज। ओके, अब लगता है उसका ये आखिरी समय चल रहा था, बिल्कुल। अब लगता है शायद या तो रात में ही दुनिया को छोड़ के चल जाएगा या अगली सुबह में वो चला जाएगा, वो नहीं जी पाएगा। ओके, अब वो नहीं जी पाएगा। अब क्या कह सकता है, दुनिया का दस्तूर है, उसको चेंज तो नहीं कर सकते हैं। द क्लॉज वर गेटिंग सो कोल्ड, अब रात में उसके जो पंजे थे ना एकदम और ज्यादा ठंडे होते जा रहे थे, एकदम ठंडा होता जा रहा था। दैट आई स्विच्ड ऑन द हीटर, तो मैंने क्या किया, मुझे लगा शायद कुछ उपाय लग जाए इसको जीने के लिए, क्योंकि अब ये भी नहीं चाह रही थी ना कि मेरा बच्चा मुझे छोड़ करके जाए। ओके, लेकिन बच्चा का जो पंजा था वो पूरा ठंडा हो चुका था। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने हीटर, जो रूम हीटर होता है ना, रूम में जो हीटर लगा होता है जो गर्मी देता है ठंड के मौसम में, है ना, मैंने स्विच ऑन किया, मैंने हीटर चालू किया। एंड ट्राई टू गिव हिम सम वार्मथ, मैंने उसको गर्माहट देने की थोड़ी कोशिश की कि शायद ये गर्म हो जाए तो थोड़ा सा और जी ले, है ना। बट लेकिन एज द फर्स्ट रे ऑफ द मॉर्निंग, लेकिन रात भर में, वो रात भर तो ठीक है बचा रहा, लेकिन अगली सुबह जैसी सुबह में पहली किरण, सुबह की पहली किरण ने जैसी दस्तक दी, टच्ड हिम, ही डिपार्टेड। जैसे ही सुबह की पहली किरण आई, वो इस दुनिया से अलविदा कह दिया अपने आप को। उसके जाने के बाद मैंने क्या किया, उसका जो झूला था मैंने उसको उतार दिया, टेकन ऑफ, मतलब उसका झूला मैंने उतार दिया उस हुक से। एंड द ओपनिंग मेड इन द वायर मेस्ड विंडो वाज क्लोज्ड, और मैंने वो जो खिड़की में जो मैंने छेद कर दिया था ना उसको बाहर जाने के लिए, मैंने वो खिड़की का छेद भी बंद कर दिया। मैंने झूला उतार दिया वहां से, मैंने खिड़की का वायर वहां पर बंद कर दिया। और गिल्लू वॉज पुट टू इटर्नल रेस्ट, अब मैंने गिल्लू को एकदम जो होता है ना, जो होता है एकदम चिड़, एकदम आराम, मतलब हमेशा के लिए उसको मैंने क्या कर दिया, रेस्ट इन पीस कर दिया। अंडर द सोन जूही क्रीपर, मेरे बरामदे में एक सोन जूही नाम का एक पौधा होता है, ठीक है ना, मैंने उसी के नीचे, उसी मिट्टी में मैंने उस गिल्लू को क्या कर दिया, अंतिम विदाई दे दिया और अंतिम शांति दे दिया। ओके, बिकॉज ही लव्ड दिस क्रीपर, क्योंकि जब वो जिंदा था ना तो इस लता से, इस वाले फूल से वो बड़ा ही प्रेम करता था, उसके आसपास हमेशा खेलते रहता था। एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द सेटिस्फैक्शन, और मेरा ये भी मुझे लग रहा था ना कि अगर मैं गिल्लू को इस गमले में अगर मैं दफना दूंगी ना, तो एक दिन जब इस गमले से जो फूल निकलेगा सोन जूही का एकदम खिला हुआ, जब कली निकलेगा, तो मुझे एहसास हो जाएगा कि भैया कि जो गिल्लू आज हमारे बीच में नहीं है ना, आज ये सोन जूही का फूल बन करके खिल करके मेरे सामने आया है। तो मैंने इसीलिए गिल्लू को सोन जूही पौधा के नीचे ही मैंने उसको दफन किया। ओके, फ्रॉम माई बिलीफ, ऐसा मेरा मानना था कि शायद एक दिन सोन जूही का पौधा जब, है ना, बसंत ऋतु का मौसम आएगा तो आई विल फाइंड हिम फ्लावरिंग एंड ब्लॉसमिंग इन द गाइज ऑफ अ टाइनी येलो जूही फ्लावर, ताकि मैं एक दिन इसको जूही फ्लावर के रूप में देख पाऊं जब ये निकलेगा। तो ये रही बच्चे एक मतलब कहानी में ना अंतिम सीन ऐसा था ना कि जब उस दुनिया से वो जाने वाला था ना, तो अपनी माँ को, मतलब उस दिन वो चाहता था, वो देखिए कहीं भी जाकर के वो मर सकता था, लेकिन नहीं, अंतिम समय भी ना अपनी माँ के पास आया, उनकी उंगली को पकड़ना, ऐसा लगता है बोलना चाह रहा हो कि माँ हमको जाने से रोक दो, हमको जाने से रोक लो माँ, हम दुनिया से जाना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन कोई क्या कर सकता है ना, ये तो विधि का विधान है, कोई किसी को जाने से नहीं रोक सका है और ना कोई किसी को आने से रोक सका है। तो शायद इनको ऐसा विश्वास था कि एक दिन वो सोन जूही का पौधा फूल बन करके वो बाहर निकलेगा। ओके, तो बच्चे जैसे शुरुआत में पूछा गया था क्या आपको कहानी पसंद है, अगर पसंद है तो क्या आपने कभी ऐसी कोई कहानी सुनी जो इंसान और प्रेम के बीच के, इंसान और जानवर के प्रेम के ऊपर ये कहानी कोई हो, तो बच्चे वो कहानी अपनी गिल्लू थी वो।
बहुत ही इमोशनल स्टोरी थी, बहुत एकदम लव स्टोरी थी बच्चे। यहाँ पे लव का मतलब यहाँ पर एक माँ और छोटा सा बच्चा जो कि गिलहरी था। तो ये भी देखने को मिल सकता है कि जानवर और इंसान में भी प्रेम हो सकता है ना। तो जिस कहानी में पूरा प्रूफ कर दिया गया। तो बच्चे ये कहानी जो है ना एकदम रियलिस्टिक है, एकदम सच्ची घटना से ली गई है ये। ओके चलिए, तो प्यारे बच्चे मिलते हैं कल के क्लास में। आज आपका यहाँ पर ये चैप्टर फिनिश होता है, कहानी फिनिश हो गई। कहानी छोटी सी थी लेकिन बहुत ही इमोशनल करने वाली थी। अगर दोबारा इसको सुनिएगा ना तो आप दोबारा भी इमोशनल हो सकते हैं। ठीक है, तो बच्चे रिवीजन के लिए आपको हर पैराग्राफ का उसका हिंदी वर्जन भी साथ में दे दिया गया है। अभी इसका पैनल पीडीएफ आपके पास जाएगा तो आप दोबारा इसका रिवीजन भी कर सकते हैं। ओके, तो बच्चे मिलते हैं कल क्लास में चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के साथ में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बट आज तो आप नहीं हंस पाएंगे क्योंकि आपने एक इमोशनल स्टोरी को सुन लिया है। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।